कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है निखिल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ केमिकल साइंस। चलो तो दोस्तों, फिर ये लेक्चर सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आज सीखने जा रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो आज के टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम पॉलीमर्स के बारे में जानेंगे और इसका क्लासिफिकेशन क्या है ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने पॉलीमर्स के बारे में सुना होगा। अपने डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे पॉलीमर्स की चीज़ों को हैंडल किया होगा, जैसे कि पानी का बोतल है, ब्रश है, बकेट है, केबल्स, स्विचेस, ये सारी चीज़ें जो है पॉलीमर से बनी होती है। तो आप सभी को पॉलीमर्स क्या है पता है, लेकिन वो बनता कैसे है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये आज इसमें ज़रूर सीखेंगे। यदि दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये लेक्चर का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी ज़रूर करना। यदि आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो सवाल सबके मन में होता है कि व्हाट इज़ पॉलीमर। सो पॉलीमर इज़ बेसिकली कॉइन फ्रॉम टू वर्ड्स। पॉलीमर में पॉली का मतलब होता है मेनी और मर मीन्स यूनिट्स। बहुत सारे यूनिट जब एक साथ जुड़ते हैं तब पॉलीमर बनता है। अब पॉलीमर इज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। मोनो मीन्स सिंगल। अब मोनोमर के बहुत सारे यूनिट इकट्ठा जब हो गए और जो केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे तब पॉलीमर बनेगा। द टर्म पॉलीमर इज ऑल्सो डिफाइंड एज लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो पॉलीमर होता है लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो बना होता है बहुत सारे मोनोमर्स की चेन से। अब फॉर्मिंग ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम इट्स मोनोमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठा होकर पॉलीमर बनता है। अब मोनोमर्स, पॉलीमर्स और इसके रिपीटिंग यूनिट्स क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब आपने पॉलीथीन सुना होगा, जो कि कैरी बैग्स हम डेली यूज़ में देखे होंगे। तो जो पॉलीथीन की बैग होती है वो बनी होती है इथिलीन मोनोमर से। अब इसमें मोनोमर है इथिलीन, उसका पॉलीमर बनेगा पॉलीथीन, और जो रिपीटिंग यूनिट्स रहेगा मोनोमर का वो है CH2 दैट इज़ इथिलीन। अब पॉलीप्रोपिलीन में क्या है मोनोमर? प्रोपिलीन, और उसका रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा? प्रोपिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। टेट्राफ्लोरोइथिलीन, उसका पॉलीमर बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, उसको हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। ये थे कुछ मोनोमर्स और पॉलीमर्स के एग्जांपल्स। चलो तो दोस्तों फिर हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब उसका पहला क्लासिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। अब आपको नेचुरल पॉलीमर्स तो पता ही होंगे, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये सारे आते हैं नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स जो मैंने आपको बताया, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सिंथेसाइज पॉलीमर्स हुए जो कि मोनोमर से बनाए जाते हैं विथ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट। ये था इसका पहला क्लासिफिकेशन। अब चलो मूव करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर। बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स, polymers are categorized into two parts. First one is organic polymers, second one is inorganic polymers. अब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन से रहेंगे? जिसके मोनोमरिक चेन में कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, वो सारे पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन जो बने थे इथिलीन और प्रोपिलीन के मोनोमर्स, मैंने आपको अभी बताया था। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की कैटेगरी जो होती है जिसके मोनोमर्स होते हैं उसमें कार्बन कंपाउंड होते ही नहीं है। उसका एग्जाम्पल है ग्लास, सिलिकॉन, रबर। बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स दे आर कैटेगराइज एज होमोपॉलीमर्स, हेट्रोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स में क्या होता है? सारे मोनोमर्स एक ही टाइप के होते हैं। अब पॉलीइथिलीन में सारे मोनोमर्स CH2 के, इसलिए यह कैटेगरी है इसकी होमोपॉलीमर। अब हेट्रोपॉलीमर्स में क्या होता है? जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसका एग्जाम्पल है रबर। अब आपने ABS रबर सुना होगा, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। इसमें 3 अलग टाइप के मोनोमर इकट्ठा बन के एक पॉलीमर बन रहा है। अब कोपॉलीमर्स देखते हैं क्या होता है। पॉलीमर्स दैट आर मेड अप फ्रॉम 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स। अब उसमें भी कैटेगरी आती है अल्टरनेटिव कोपॉलीमर्स, जिसमें 2 ही मोनोमर रहेंगे। उसका एग्जाम्पल है AB। ब्लॉक में क्या होगा? मोनोमर 2 ही रहेंगे लेकिन एक साथ उनका चेन रहेगा
जैसे कि ए का चेन बन गया, बाद में बी का बनेगा। अब रैंडम कोपॉलीमर में क्या होगा कि ए और बी का मिक्सचर रहेगा पॉलीमर में, ए और बी मोनोमर्स का, लेकिन वो उसका चेन अलग अलग लेंथ का रहेगा। जैसे कि 3 मोनोमर ए के बनेंगे तो 4 बी के बनेंगे, फिर ए का 1, बी का 1, ए के 2, बी के 2, ऐसा बन के और रैंडम कोपॉलीमर बनेगा। Based on the polymeric structure, polymers are categorized as linear polymers, branch polymers and cross-linked polymers. अब linear में क्या होगा? These are consist of long and straight chain monomers arranged in linear manner. इसमें सारे monomers एक सिंगल लाइन में जुड़े रहेंगे, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा। अब ब्रांच में क्या होगा कि लीनियर के साथ ब्रांचिंग भी रहेगा, बीच बीच के मोनोमर्स को ब्रांचिंग दिया जाएगा तो ब्रांचिंग के कैटेगरी में जाएगा। क्रॉस लिंकिंग में क्या होगा कि अलग अलग शॉर्ट चेन्स इकट्ठा बन के एक पॉलीमर बनेगा और उसका नेटवर्क रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा। चलो तो उसका एग्जांपल देखो आप। लीनियर पॉलीमर्स में क्या होता है कि सारे ये पॉलीमर बनता है लीनियर चेन ऑफ मोनोमर्स। ब्रांचिंग में क्या होता है, मोनोमर्स कोई अलग और दूसरा मोनोमर जुड़ जाता है, उसमें ब्रांचिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है कि 2 और 3 शॉर्ट चेन मोनोमर्स इकट्ठा जुड़ के एक नेटवर्क बनता है पॉलीमर का। अब क्रॉस लिंकिंग क्यों करते हैं पॉलीमर्स की? जब कोई पॉलीमर है वो यदि वीक हो तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें अलग एजेंट के साथ क्रॉस लिंकिंग करते हैं, उससे पॉलीमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब चलो हम मूव करते हैं बेस्ड ऑन द थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स दैट आर क्लासिफाइड एज थर्मोसॉफ्टनिंग एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब नाम से ही पता चलता है थर्मोसॉफ्टनिंग मीन्स दीज आर पॉलीमर्स दैट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग। मतलब ये पॉलीमर से जब हीट भी करोगे आप तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जैसे कि वैसे ही रहेंगे, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके एग्जांपल है पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टायरीन। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होता है, जब ये पॉलीमर्स को हम हीट करेंगे ना तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, पॉलीमर्स हार्ड और इनफ्यूजिबल मास में बन जाएंगे। तो मतलब इसका ये है कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी हो रिगेन नहीं हो पाएंगी। और है ये थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलीमर्स हम शायद बाद में यूज़ नहीं कर सकते विद देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल आता है बकेलाइट। ये बकेलाइट को हम फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। ये बनता है फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के मोनोमर्स से। अब बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड एज इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। अब इलास्टोमर्स में क्या होता है, मोनोमर की चेन एक साथ जुड़ी होती है विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो 2 मोनोमर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे। उसका एग्जांपल है नेचुरल रबर। आपने नेचुरल रबर देखा होगा तो आसानी से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के मोनोमर्स के अंदर का जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब ये नेचुरल रबर जो है वो वीक फोर्सेस के कारण हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उसका वल्कनाइजेशन करते हैं नेचुरल रबर का विद वल्कनाइजिंग एजेंट एज अ सल्फर। सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन करेंगे तब वो रबर के मॉलिक्यूल्स में सल्फर क्रॉस लिंकिंग करेगा और वो रबर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। वो उसके बाद हमें सिंथेसाइज रबर मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी नेचुरल रबर के कंपैरिजन में। अब दूसरा टाइप है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, मोनोमर्स दैट आर हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो सिंथेसाइज फाइबर्स जैसे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण इनके प्रॉपर्टीज़ अच्छी रहती है कंपेरेटिव टू इलास्टोमर्स। तो दोस्तों ये था पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि हमने देखा बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस से, बेस्ड ऑन पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर मोनोमरिक यूनिट्स। तो ये सारा पॉलीमर का क्लासिफिकेशन था। आपको ये बहुत काम आएगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। चलो फिर अगले वीडियो में अपन पॉलीमर के डिटेल्स में जानेंगे कि पॉलीमर्स बनते कैसे, उनके मेथड्स कैसे है और उसके एप्लीकेशन क्या है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कुछ डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।